very fresh good morning to 12th class. This is your business period. As you know, we are doing chapter number 9 and chapter name is financial management. Chapter name is financial management. As you know, in our previous lecture, I have told you about the capital structure. कई बच्चों का कैपिटल स्ट्रक्चर में डाउट था, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए और उस लेक्चर को अच्छे से रीड आउट करिए, सुनिए और अपनी बुक से वो रीड आउट करिए. क्लियर? ओके. उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया था. जो एक कंडीशन पे बेस्ड था वो क्वेश्चन जिसमें ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से. वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताया था? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक प्रपोर्शन होता है डेब्ट और इक्विटी का जो यूज होता है फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में करा. इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी करी हमने. कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या समझा? कैपिटल स्ट्रक्चर में ये समझा कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जो मैक्सिमाइज करेगा वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जो वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर की बढ़ाएगा, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ाएगा. ठीक है. अब अर्निंग पर शेयर बढ़ती कब है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपकी डेप्ट ज्यादा होगी, अगर आपकी कंपनी में डेप्ट ज्यादा है. ठीक है. अब डेप्ट अगर हमारी कंपनी की ज्यादा है तो आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो. इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो मतलब आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है. अगर आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है तो मतलब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है प्रॉफिट पे. तो इनकम टैक्स पे कर रहे हो आप. किसको पे ऑफ कर रहे हो? इनकम टैक्स. गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर रहे हो. अगर आप प्रॉफिट अगर कम आएगा तो इनकम टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा. इनकम टैक्स कम पे कर रहे हो मतलब कुछ अमाउंट आपका सेव हो रहा है. जो अमाउंट सेव हो रहा है वो आप दे देते हो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो आपकी अमाउंट सेव हुई ना. इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है. बट इसमें मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी जहां पर हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो 15% होनी चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा होनी चाहिए. रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. अगर मुझे इंटरेस्ट 10% देना है तो 10% से ज्यादा होनी चाहिए. हमारे पिछले क्वेश्चन में 14% आई थी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो क्या था? कितना था बच्चा? वो था 10%. तो हमारा क्या हुआ था? हमारा डेप्ट ज्यादा यूज करने से हमारी अर्निंग बढ़ गई थी. ये हमने सिचुएशन में देखा था. आज मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स बताने वाली हूं. कई फैक्टर्स हमें माइंड में रखने पड़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं. ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर में कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट और इक्विटी के प्रपोर्शन को डिसाइड करते हुए हमें बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने पड़ते हैं. वो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ और आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि कई बार जब हमारी सिचुएशन मतलब कंडीशन, जो एक कंडीशन है जब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट से. रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेट से इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होता है. तो हमारी डेप्ट यूज करने से, हमारे अपनी कंपनी में अगर हम डेप्ट यूज करेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी नहीं, अर्निंग घटेगी. ये कुछ सिचुएशन का क्वेश्चन भी मैं आज आपको करूंगी. पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम फैक्टर्स रीड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. टुडे इज 8 date 2nd month 2021 and which day? Monday. Chapter number 9. Chapter name is financial management. इस टॉपिक के बाद मैं आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताऊंगी. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, उसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग
किसके फैक्टर्स? फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, पहले आप वो देखिए, ओके, देन कम टू दिस वीडियो। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो इजीली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ, ठीक है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 394 पे गिवन है। आज का आपका होमवर्क है, जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी उससे रिलेटेड आप 15 क्वेश्चन निकालेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में क्या होता है? अच्छा, कैश फ्लो पोजीशन में क्या होता है मैं समझाता हूं। अब आपको ये बात समझनी है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम कैश फ्लो पोजीशन देखनी होती है अपनी कंपनी की, क्योंकि कैश फ्लो पोजीशन जो होती है वो इफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को। क्लियर? अब देखिए, इफ कैश फ्लो का मतलब पैसे का आना और जाना। अगर हमारी कंपनी में इनफ्लो अच्छा है, देखो, अगर हमारी कंपनी में कैश फ्लो मतलब इनफ्लो, अंदर आने पैसा इनफ्लो होता है, अच्छे तरीके से आता है, और हम अपने जो पेमेंट करनी है, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, वो इजिली पे ऑफ कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास इनफ्लो अच्छा है और हम इजिली हमारी पेमेंट्स कर पा रहे हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, इजिली पे ऑफ कर पा रहे हैं, सब चीजें हम इजिली पे ऑफ कर पा रहे हैं और हमारा इनफ्लो अच्छा है हमारी कंपनी में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डेब्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हम इजिली अपनी पेमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इनफ्लो अच्छा और हम इजिली पेमेंट कर पा रहे हैं तो हमें डेब्ट लेना चाहिए, देखो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर हमारी कंपनी में कैश की कमी है, अब हमारी कंपनी में हम पुराने जो हमने लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना है, जो पुराने डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, वो नहीं दे पा रहे अच्छे से नहीं दे पा रहे और हमारी कंपनी में शॉर्टेज है, कैश की कमी है, तो हमें कभी भी डेप्ट नहीं लेनी चाहिए। अगर हम डेप्ट लेंगे तो हमारे पास लाइबिलिटी, हमारे बोझ और ज्यादा होगा कि हमें एक और इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो हमें कभी भी डेप्ट नहीं लेनी चाहिए। फिर हम किस पे जाएंगे? ऑनर्स फंड पे जाएंगे। ऑनर्स फंड में किस पे जाएंगे? इक्विटी पे जाएंगे। अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश होगा तो हम किस पे जाएंगे बच्चा? इक्विटी पे जाएंगे। यहां तक क्लियर होगा? यहां तक देखिए। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट करते हैं। बच्चा मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Second point is interest coverage ratio. Formula for interest coverage ratio. अभी formula होता है interest coverage ratio का होता है earning before interest and tax. EBIT, earning before interest and tax. Divide by interest. इस रेशियो से हम क्या देखते हैं आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस रेशियो से ये देखते हैं क्या हमारी जो अर्निंग हो रही है, वो इंटरेस्ट, बच्चा बाई चांस क्या जो हमारी, इस रेशियो से हम ये देखते हैं क्या जो हमारी अर्निंग हो रही है वो इंटरेस्ट को कवर कर सकती है, ठीक है। जैसे मेरी अर्निंग हो रही है 1 लाख, ठीक है,
और मुझे इंटरेस्ट पे करना है 10,000, ठीक है। ये देखो यहाँ 10 टाइम्स में आता है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है वो टाइम्स में आती है। इसका मतलब मैं अपनी अर्निंग से, इसका मतलब क्या है, मैं अपनी अर्निंग से 10 टाइम्स, मैं अपनी अर्निंग से 10 टाइम इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ। मेरे पास इतनी अर्निंग है कि मैं 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, देखो अब ये ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ होता यहाँ लगा लो 10,000 यहाँ होता और 10,000 यहाँ होता, अर्निंग मेरी 10,000 और मैं दे भी 10,000 वन टाइम, एक ही बार मैं अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही हूँ, मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो गई। इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ, जितनी मेरी रेशियो ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगी। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरी ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है मतलब मैं इंटरेस्ट पे कर पा रही हूँ, इंटरेस्ट अगर मैं पे कर पा रही हूँ तो मैं डेब्ट ले लूंगी, ठीक है। बट मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरी अच्छी नहीं है इस सिचुएशन में, मैं इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पा रही, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है मेरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डेब्ट ही लूंगी, इक्विटी लूंगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉइंट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट हम रीड आउट करते हैं। Let's come to our third point. Third point is cost of debt. Cost of debt. अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था, हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंस मैनेजर ये देखता है जिसकी कोस्ट कम होती है, वो जिसकी कोस्ट कम होती है उसी सोर्स से पैसा लेता है। ये पढ़ा था हमने, जिसकी कोस्ट कम होती है उसी सोर्स से पैसा लेता है और वो कम रिस्की होना चाहिए, ये देखते थे हम। अब देखो कोस्ट ऑफ डेब्ट, अगर बोरोड फंड की, जो हम बाहर से बोरो करते हैं उसको डेब्ट ही बोलते हैं, अगर बोरोड फंड की जो कोस्ट है वो कम है, अगर बोरो करने की, फंड बोरो करने की कोस्ट जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, डेब्ट ले लेंगे। क्या समझाया है, अगर कोस्ट ऑफ बोरोड फंड, कोस्ट ऑफ बोरोड फंड, जो कोस्ट है बोरोड फंड की वो लेस है, कम है। कोस्ट ऑफ बोरोड फंड, बोरोड फंड की कोस्ट जो है वो कम है, तो मैं डेब्ट ले लूंगी। अगर कोस्ट ऑफ बोरोड फंड, जो कोस्ट ऑफ बोरोड फंड की कोस्ट जो है वो ज्यादा है, जो मेरी कोस्ट ऑफ बोरोड फंड है वो ज्यादा है, तो मैं डेब्ट नहीं लूंगी, फिर मैं इक्विटी लूंगी। क्लियर? ओके डन बच्चा, यहां तक समझ आया। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जहां भी मैंने इन्वेस्ट करा वहां से मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि मैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना पैसा आ रहा है कि मैं अपना इंटरेस्ट पे ऑफ कर पा रही हूं। ठीक है, जैसे मेरा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का रेट जो है मेरा 15% है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15%, मतलब 15% ज्यादा है। The rate of investment is more than rate of interest. इंटरेस्ट में दे पा रही हूं, रिटर्न
ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर पा रही हूं। अगर मैं ये पे कर पा रही हूँ इजीली तो मैं और भी ले सकती हूँ, तो मैं अपनी कंपनी में डेब्ट ले सकती हूँ। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन ना हो, ये सिचुएशन हो, ये पहली सिचुएशन नहीं है, दूसरी सिचुएशन है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मेरा 10% है और देना मुझे कितना है 15%, देना मुझे 15% है मेरे पास 10%, मुझे देना 15% है 10%, तो मैं और उधार तो लूंगी ही ना, और उधार लूंगी तो मैं क्या करूंगी, इक्विटी में बिलीव करूंगी, ठीक है। अगर पहली वाली कंडीशन होगी, अगर पहले वाली कंडीशन होगी तभी मैं डेब्ट इन्वॉल्व करूंगी, पहली वाली कंडीशन होगी तो ही मैं डेब्ट इन्वॉल्व करूंगी। अगर ऐसे डेब्ट इन्वॉल्व करूंगी तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती है, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में पढ़ा था, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, टैक्स रेट। फिफ्थ पॉइंट इज टैक्स रेट। देखो क्या आता है, टैक्स रेट, टैक्स रेट। अब टैक्स रेट को समझने से लिए आप एक काम करके देखिए, यहां देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्स रेट में, तो मैं इसको प्रॉपर्ली समझा देती हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट पे कर दी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने टैक्स पे कर दिया तो ये होगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप पूछोगे मैम ये क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि हमारी अर्निंग में से हमें पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हमें अपनी अर्निंग में से हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहां तक समझ आया? देखो हमें अपनी अर्निंग से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो जितने ज्यादा डेब्ट होंगे हमारी कंपनी में उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? हमें अपनी अर्निंग में से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, पहले तो इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जितने ज्यादा डेब्ट होंगे उतने ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे उतने अर्निंग बिफोर टैक्स जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर ये कम हुई तो टैक्स भी कम लगेगा, मतलब टैक्स सेव हो रहा है, यहां पर टैक्स सेव हो रहा है। यहां तक समझ आया? अब देखो, अब टैक्स रेट पॉइंट है हमारा, टैक्स रेट में ये बोलेंगे कि हायर टैक्स रेट, जब हमारा टैक्स रेट ज्यादा है, जैसे अब यहां पर ये थी 30,000 और टैक्स रेट था 10%, तो ये आ गया 3,000, ठीक है। अगर यहां होती 30,000 थी और टैक्स रेट होता 20%, तो ये 6,000। मतलब अगर टैक्स रेट ज्यादा है, अगर हायर टैक्स रेट है, हायर टैक्स रेट है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर हायर टैक्स रेट है, देखो हायर टैक्स रेट है तो डेब्ट जो होंगे वो चीपर हो जाएंगे। हायर टैक्स रेट, डेब्ट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू डेब्ट सिक्योरिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम। डेब्ट चीपर क्यों हो गए? क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया और यहां से इंटरेस्ट पे कर दिया, यहां से अमाउंट सेव हो गई। देखो हायर टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट हमें यहाँ 3,000 पे करने पड़ते और यहाँ हमें 6,000 पे करने पड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ 6,000 पे करने पड़ रहे हैं,
ठीक है, और यहाँ 3000 पे करने पड़ते। अगर हम इंटरेस्ट ज्यादा दे दें, अगर हम इंटरेस्ट ज्यादा दे दें तो हमारी अर्निंग कम हो जाएगी, अर्निंग कम हो जाएगी। तो हायर टैक्स रेट की सिचुएशन में मुझे डेप्ट लेने चाहिए। हायर टैक्स रेट, जब टैक्स रेट ज्यादा हो ना तो मुझे डेप्ट लेने चाहिए। अब लोअर टैक्स रेट ज्यादा नहीं है, लोअर टैक्स रेट ज्यादा नहीं है, तो मुझे क्या लेना चाहिए? इक्विटी लेना चाहिए। ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ना तो इजीली समझ आ जाना चाहिए बच्चा, ठीक है। ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 6th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी के पे चलते हैं, फिर हम रब कर लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ा था, वैसे ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि इक्विटी से पैसा लेते हुए, इक्विटी से अगर हम पैसा ले रहे और हमें इक्विटी से अगर हम पैसा ले रहे और जो हमारी कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, ऐसे पढ़ेंगे। बट बेटा ओके, अवर 6th पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बच्चा हमें ये देखना है कि अगर हम डेप्ट, अगर आपको ये पता है कि डेप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलना होता है? वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। अगर हम अपनी कंपनी में डेप्ट ज्यादा लगाते हैं तो अर्निंग पर शेयर खुद ही बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर हम अपनी कंपनी में डेप्ट लगाते हैं तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, पर कंडीशन ये होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। ये सिचुएशन बताई थी मैंने आपको, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें डेप्ट हायर करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा डेप्ट हायर कर रहे हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी। बट ये सिचुएशन की कंडीशन अगर क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। बट अगर ये वाली कंडीशन नहीं है का मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न से, अगर हमारे पास इतना पैसा आ नहीं रहा बट हमें पे ज्यादा करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? हमारी अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है? अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। तो हमें इस सिचुएशन में इक्विटी लगानी चाहिए, डेब्ट नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट 6 पॉइंट हमने पढ़े, ये आपको समझ आ गया, क्लियर बच्चा। इसके बाद हम पढ़ते हैं 7th पॉइंट विच इज फ्लोटिंग कोस्ट। अब आपको 7th पॉइंट मैं बताती हूँ विच इज फ्लोटिंग कोस्ट। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लोटिंग कोस्ट। फ्लोटिंग कोस्ट क्या होती है? फ्लोटिंग कोस्ट इज अ कोस्ट which is involved, the cost which is involved in the issue of debenture, जब इशू करते हैं डिबेंचर या शेयर्स, वो कोस्ट जब लगती है जब इशू करते हैं डिबेंचर या शेयर्स। Which one? 7th point फ्लोटिंग कोस्ट। फ्लोटिंग कोस्ट कब लगती है? जब हम इशू करते हैं डिबेंचर। फ्लोटिंग कोस्ट वो जब लगती है जब हम इशू करते हैं डिबेंचर या इशू करते हैं शेयर्स, ठीक है। तो आपको पता चला कि फ्लोटिंग कोस्ट ज्यादा है। इफ फ्लोटिंग कोस्ट इज मोर, मतलब फ्लोटिंग कोस्ट ज्यादा है का मतलब इशू ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर इशू करते टाइम और सिक्योरिटीज इशू करते टाइम हमें पैसा ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम लोन ले लेंगे बाहर से। हम क्या करेंगे? हम बाहर से लोन ले लेंगे। अगर फ्लोटिंग कोस्ट कम है, मतलब इशू करते हुए डिबेंचर या सिक्योरिटीज पैसा हमारा कम लग रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? हम इक्विटी भी ले सकते हैं। फिर उस टाइम पे फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होंगी,
तो हमें क्या करना चाहिए, रेज कर देनी चाहिए कैपिटल। तो हम रेज कर सकते हैं अपनी कैपिटल। ठीक है, थ्रू इक्विटी। ठीक है, और मतलब इससे आप बोल सकते हैं इशू कर सकते हैं शेयर, अगर हमारी फ्लोटिंग कॉस्ट कम है, इशू कर सकते हैं शेयर डिबेंचर्स। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चा? ये आपका 7 पॉइंट था। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कंसिडरेशन। नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन मतलब फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू सिचुएशन when the company is unable to pay its interest and payment to creditors and dividend to preference shares। जब पेमेंट नहीं कर पाती कंपनी तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। यहां तक देखो, जब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो, जब रिस्क ज्यादा है और कंपनी अनेबल है, पे नहीं कर सकती डेब्ट वगैरह और पेमेंट नहीं कर पा रही, तो हमें इक्विटी लेनी चाहिए। ठीक है, अब रिस्क कम है तो मतलब कंपनी इज एबल टू मीट इट्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सब पे कर पा रही है, रिस्क कम है। इफ रिस्क इज लेस देन कंपनी इज एबल टू company will be able to। ओके बच्चा, रिस्क कंसिडरेशन भी आपने समझ लिया। आज हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको 8 पॉइंट समझाए हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 394 एंड 395 पे गिवन है। आज आपका होमवर्क है, आप ये वाले सारे पॉइंट्स रीड आउट करोगे अपने बुक से और नोटबुक में देखोगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन क्लैरिफाई फ्रॉम मी। ओके, और आप अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे, जो पेज नंबर 393 पे गिवन है। इस सिचुएशन में ये कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिटर्न नहीं है इतनी, बट रेट ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो इस सिचुएशन में हमने देखा था कि जो अर्निंग पर शेयर होती है वो कम हो जाती है, जिसमें हमें डेप्ट कम कर देनी चाहिए, डेप्ट इशू नहीं करनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे अपनी नोटबुक में। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी पॉइंट समझ ना आए, आप मेरे से समझ लेना। ओके बच्चा, क्लियर? थैंक यू बच्चा, वेरी मच।